नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती स्टडी पॉइंट में। हम लोग विश्व इतिहास को जो है देख रहे थे। ठीक है, विश्व इतिहास में हम लोग जो है विश्व की प्रमुख सभ्यता को पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग अभी तक में पढ़ चुके हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। अब हम लोग चैप्टर 3 में यूनान की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली बात, जो भी लोग, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यूनान की सभ्यता वाला वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग जो और दो वीडियो है, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, ये दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब सारी सभ्यता से आप लोग का एग्जाम में प्रश्न पूछता है, तो कोई भी इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग यूनान की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। यूनान की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। पहला फैक्ट है कि यूरोप महादेश की पहली सभ्यता यूनान, जिसको ग्रीक की भी सभ्यता कहते हैं, ग्रीक की सभ्यता है, जिस कारण यूनान की सभ्यता को यूरोप महादेश का पालना भी कहा जाता है। तो ये जो यूनान की सभ्यता है, ये आपको जो है यूनान की जो सभ्यता है वो यूरोप महादेश की पहली सभ्यता है ना। यूनान की सभ्यता, जिसको ग्रीक की सभ्यता कहते हैं, तो जो पहली सभ्यता है, इसी कारण यूनान की सभ्यता को क्या कहा जाता है, तो यूरोप महादेश का पालना कहा जाता है। आपसे पूछ देगा कि किस सभ्यता को यूरोप की जो है यूरोप महादेश का पालना कहा जाता है, तो याद रखिएगा यूनान की सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, यूनान की सभ्यता बोल दे या फिर ग्रीस की सभ्यता बोल दे, ये आपको ऑप्शन में देगा तो मार दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर, कि यूनान का प्राचीन नाम हेल्स था, जिस कारण यूनान की सभ्यता को हेलेनिक सभ्यता भी कहा जाता है। तो यूनान का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, हेल्स था, हेल्स। इस कारण यूनान की सभ्यता को हेलेनिक सभ्यता भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आइए। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूनानी साम्राज्य कई छोटे छोटे प्रांतों में बंट गए थे, जिसमें दो शक्तिशाली प्रांत स्पार्टा और एथेंस था, है ना। यूनानी साम्राज्य जो था वो छोटे छोटे प्रांतों में बंट गए थे, जिसमें दो शक्तिशाली प्रांत था, एक आपको स्पार्टा था, दूसरा एथेंस था। स्पार्टा में सैन्य राजतंत्र तथा एथेंस में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली था, है ना। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ देगा कि यूनान की सभ्यता में किस प्रांत में जो है, किस प्रांत में आपको जो है सैन्य राजतंत्र था और किस प्रांत में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली था, तो आपको ये क्लियर याद होना चाहिए कि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली आपका एथेंस में था और सैन्य राजतंत्र जो है आपको स्पार्टा में था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर है कि यूनानी साम्राज्य के अंतर्गत शासक पेरिक्लीज के शासनकाल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए यूनानी साम्राज्य के अंतर्गत किस शासक के शासनकाल को स्वर्णकाल की संज्ञा कहा जाता है या फिर स्वर्णकाल की संज्ञा दी जाती है, तो याद रखिएगा पेरिक्लीज के शासनकाल को, है ना। पेरिक्लीज के शासनकाल को जो है स्वर्णकाल की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि होमर नामक विद्वान पेरिक्लीज के समकालीन थे। होमर ने इलियड और ओडिसी नामक साहित्य की रचना की। देखिए इलियड और ओडिसी ये बहुत फेमस जो है आपको पुस्तक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि इलियड और ओडिसी नामक साहित्य की रचना किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा होमर के द्वारा किया गया। इलियड और ओडिसी नामक साहित्य की रचना किसके द्वारा किया गया, तो होमर के द्वारा किया गया। ये हो गया। और ये आपसे ये प्रश्न पूछ देगा कि बताइए इलियड और ओडिसी नामक साहित्य की रचना करने वाले रचनाकार होमर किस शासक के समकालीन थे, किस शासक के समकालीन थे, तो याद रखिएगा पेरिक्लीज के जो है समकालीन थे। ठीक है, पेरिक्लीज के समकालीन थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि तमिल महाकाव्य का इलियड शिल्पाधिकारम नामक ग्रंथ को कहा जाता है। आपसे ये प्रश्न पूछ चुका है दरोगा में कि बताइए तमिल महाकाव्य का इलियड किस ग्रंथ को कहा जाता है, तो याद रखिएगा शिल्पाधिकारम का, है ना। शिल्पाधिकारम नामक ग्रंथ को तमिल महाकाव्य का इलियड कहते हैं। और ये शिल्पाधिकारम जो है पुस्तक, इसकी रचना किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा इलांगे आदिगल के द्वारा किया गया, है ना। शिल्पाधिकारम नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया, तो इलांगे आदिगल के द्वारा किया गया। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि तमिल महाकाव्य का ओडिसी, है ना, तमिल महाकाव्य का इलियड जो था वो शिल्पाधिकारम को कहा जाता था, लेकिन तमिल महाकाव्य का ओडिसी पूछेगा तो मणि मेखले नामक ग्रंथ को कहा जाता है।
है ना। तमिल महाकाव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है, तो मणिमेखले नामक ग्रंथ को कहा जाता है। और इस मणिमेखले नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया, तो शीतले सतनार के द्वारा किया गया। ये भी याद रखिएगा, मणिमेखले नामक ग्रंथ की रचना शीतले सतनार के द्वारा किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए तमिल महाकाव्य का ओडिसी किस ग्रंथ को कहा जाता है। ऑप्शन दे देगा शिल्पादिकारम, ऑप्शन दे देगा अर्थशास्त्र, ऑप्शन दे देगा मणिमेखले, ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा मणिमेखले को कहा जाता है। और मणिमेखले के रचयिता कौन है, तो शीतले सतनार है। ये आपको 2 पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि यूनान की सभ्यता का विकास एकियन और डोरियन जनजाति के लोगों ने किया है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए किस एकियन और डोरियन जनजाति के द्वारा किस सभ्यता का विकास किया गया। ये प्रश्न पूछेगा, एकियन और डोरियन जनजाति के लोगों के द्वारा जो है किस सभ्यता का विकास किया गया। तो आप लोग याद रखिएगा यूनान की सभ्यता का विकास किया गया, है ना। एकियन और डोरियन जनजाति के द्वारा किस सभ्यता का विकास किया गया, तो यूनान की सभ्यता का विकास किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिकंदर युग, है ना, सिकंदर युग। तो सिकंदर जो था यूनानी साम्राज्य के अंतर्गत मेसिडोनिया या फिर मकदूनिया, दोनों एक ही बात है, मेसिडोनिया या मकदूनिया दोनों का एक ही नाम है, मकदूनिया का शासक था। सिकंदर को इतिहास में अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। तो सिकंदर कहाँ का शासक था यूनानी साम्राज्य के अंतर्गत, तो मेसिडोनिया या मकदूनिया का शासक था। और सिकंदर को ही इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, तो अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखना है। एक याद रखना है कि मेसिडोनिया का शासक था या फिर मकदूनिया का शासक था, और आपको अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है। सिकंदर का जीवन काल जो है वो 356 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व तक है ना। 356 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व तक जो है इसका जीवन काल है, किसका, तो सिकंदर का। नेक्स्ट है सिकंदर युग को हेलेनिस्टिक युग भी कहा जाता है। आपसे पूछ देगा किस युग को हेलेनिस्टिक युग कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा सिकंदर युग को हेलेनिस्टिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। सिकंदर फिलिप का पुत्र था, यानी सिकंदर के पिता का नाम क्या था, तो फिलिप था, है ना। सिकंदर किसका पुत्र था, तो फिलिप का। या फिर आपसे ये पूछ देगा कि सिकंदर के पिताजी का नाम क्या था, तो फिलिप था। दोनों बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, है ना। तो या आपसे प्रश्न पूछेगा कि किसके गुरु अरस्तु थे या फिर सिकंदर के गुरु कौन थे। तो आप याद रखिएगा, अगर किसके गुरु अरस्तु थे पूछेगा तो सिकंदर मारना है, या फिर आपसे पूछ देगा कि सिकंदर के गुरु कौन थे, तो याद रखना है गुरु अरस्तु थे। ठीक है, अब देखिए इसी से संबंधित आपको याद रखना है कि अरस्तु के गुरु कौन थे। तो अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, और प्लेटो के गुरु कौन थे, तो प्लेटो के गुरु जो है सुकरात थे, है ना। तो ये तीनों आपको क्रम याद रखना है। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, है ना, अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, है ना, फिर प्लेटो के गुरु सुकरात थे। ये तीनों आपको क्रम याद रखना है। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, और प्लेटो के गुरु सुकरात थे। ये आपको याद रखना है। और ये अरस्तु हो गए, प्लेटो हो गए, सुकरात हो गए, ये जो थे यूनान के दार्शनिक विचारक और चिंतक थे। ठीक है, ये सब जो थे दार्शनिक विचारक चिंतक थे, कहाँ के थे, यूनान के थे। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। आपसे प्रश्न ये पूछता है कि सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया, तो याद रखिएगा 326 ईसा पूर्व में, है ना, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर का सामना जो हुआ वो झेलम नदी के तट पर पंजाब के शासक पोरस के साथ हुआ। तो सिकंदर का सामना भारत में आने वक्त पंजाब के शासक पोरस के साथ हुआ, जो किस नदी के तट पर, याद रखिएगा झेलम नदी के तट पर। झेलम को ही प्राचीन नाम क्या है, बितस्ता। झेलम का प्राचीन नाम क्या है, झेलम नदी का, तो बितस्ता उसको बोला जाता था। तो जो पोरस के साथ सिकंदर का युद्ध हुआ झेलम नदी के तट पर, इस संघर्ष को झेलम का युद्ध बोलते हैं, बितस्ता का युद्ध कहते हैं, या फिर हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं। तो तीनों युद्ध एक ही है, तीनों का जो है तीनों एक ही युद्ध का नाम है। झेलम का युद्ध, बितस्ता का युद्ध, हाइडेस्पीज का युद्ध, ये तीनों अगर पूछ देगा कि ये युद्ध जो है किसके किसके बीच हुए हैं, तो सिकंदर और पोरस के बीच हुए हैं। और इस संघर्ष में आपको सिकंदर की क्या हुई थी, जीत हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि सिकंदर 19 माह तक भारत में रुकने के बाद 325 ईसा पूर्व में स्थल मार्ग से वापस अपने देश को लौट गया। तो पूछ देगा कि सिकंदर जो है कितने माह तक भारत में रुका, तो 19 माह तक रुका। और कितने ईस्वी पूर्व में वो स्थल मार्ग से वापस अपने देश चला गया, तो याद रखिएगा 325 ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि सिकंदर का निधन
सिकंदर का निधन जो है इराक के बेबीलोन नामक शहर में हो गया। ये आपको प्रश्न पूछता है, पूछेगा भी, तो याद रखिएगा सिकंदर का निधन जो है कहाँ हुआ था, किस शहर में, इराक के बेबीलोन शहर में हुआ था। कब हुआ था, तो 323 ईसा पूर्व में, है ना। सिकंदर का निधन इराक के बेबीलोन नामक शहर में हुआ, और कब हुआ, तो 323 ईसा पूर्व में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया, सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध साम्राज्य का शासन चलता था, है ना। तो सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया तो मगध में जो है वो नंद वंश का शासन था। आपसे ये प्रश्न पूछ चुका है और पूछेगा भी कि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध में किस वंश का शासन चल रहा था, तो याद रखिएगा नंद वंश का शासन चल रहा था। और नंद वंश में किस शासक का, तो घनानंद का, है ना। नंद वंश में किस शासक का जो है शासन चल रहा था, तो घनानंद जो है शासन कर रहा था। ये आपका यहाँ तक है। आपको यूनान की सभ्यता जो है कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग को ये जो सभ्यता चल रहा, इसके बाद हम लोग जो है पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन चलाएंगे। उसके बाद जो है अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, ये सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सब हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे सारा आप लोग को कंप्लीट होगा। तो आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो ज़रूर देखें और लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, ताकि हमको लगे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग रहा, तो जो है आपको नेक्स्ट वीडियो लाना चाहिए, है ना। तो ये सब पढ़िए। उसके बाद चलिए, जय हिंद, जय भारत।